प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पूर्व में हमने हिंदी नाटक के ऊपर विस्तार से चर्चा की। आज हम एकांकी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे आज के इस व्याख्यान का मुख्य विषय है हिंदी एकांकी रचना प्रक्रिया और उसका इतिहास। हम सभी जानते हैं कि एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी साहित्य में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुई। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका व्यापक प्रचलन इस 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। इसका यह अर्थ नहीं है कि एकांकी पहले से प्रचलित नहीं रही है। पूर्व और पश्चिम दोनों के नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में या संस्कृत साहित्य में 10 रूपक और साहित्य दर्पण में हमें एकांकी का रूप दिखाई देता है। साहित्य दर्पण में एकांक शब्द का प्रयोग हुआ है। एक जगह पर हमें मिलता है कि भाण सयाद धूर्त चरितो नानावस्थारात्मक एकांक एक अवात निपुण पंडितों में। पश्चिम के नाट्य साहित्य में आधुनिक एकांकी का सबसे प्रारंभिक और अविकसित किंतु निकटवर्ती रूप इंटरल्यूड है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रचलित सदाचार और नैतिक शिक्षापूर्ण अंग्रेजी मॉरलिटी नाटकों के कोरे उपदेश से पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए प्रहसनपूर्ण अंश भी जोड़ दिए जाते थे, जैसे ही खंड इंटरल्यूड कहे जाते थे। क्रम से ये मॉरलिटी नाटक से स्वतंत्र हो गए और अंत में उनकी परिणति व्यंग्य विनोद प्रधान 3 पात्रों के छोटे नाटकों में हुई। एकांकी उसके बाद इतना लोकप्रिय उठा कि बड़े नाटकों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने हाथ से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें प्रयोग और विकास की संभावनाओं को देखकर पश्चिम के कई देशों में अव्यावसायिक और प्रयोगात्मक रंगमंची आंदोलनों ने उसे अपना लिया। लंदन, पेरिस, बर्लिन, डबलिन, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि ने इस नए ढंग के नाटकों और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त एकांकी नाटक को पश्चिम के अनेक महान या सम्मानित लेखकों का भी बल मिला। ऐसे लेखकों में रूस के चेखव, गोर्की और एक्रिनोव, फ्रांस के जिराउ दो सात्रे और एनालाइट, जर्मनी के टाइलर और ब्रिखेट, इटली के पिरेलेदी आदि महान जो लेखक थे उस दौर के, उन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया। अगर हम इसके रचना विधान पर दृष्टिपात करते हैं तो सतह पर ही बड़े नाटकों और एकांकियों का आकारगत अंतर स्पष्ट हो जाता है। एकांकी नाटक का साधारणतः 20 से लेकर 30 मिनट में प्रदर्शन किया जा सकता है, जबकि 3 या 4, 5 अंकों वाले नाटकों के प्रदर्शन में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन बड़े नाटकों और एकांकियों का आधारभूत अंतर आकारात्मक न होकर रचनात्मक है। पश्चिम के 3 से लेकर 5 अंकों वाले नाटकों में 2 या 2 से अधिक कथानकों को बूथ दिया जाता था। इस प्रकार उनमें एक प्रधान कथानक और एक या कई उपकथानक होते थे। संस्कृत नाटकों में भी ऐसे उपकथानक होते थे। ऐसे नाटकों में स्थान या दृश्य, काल और घटनाक्रम में अनवरत परिवर्तन स्वाभाविक था, लेकिन एकांकी में ये संभव नहीं। एकांकी किसी एक नाटक की घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है और प्रभाव की एकाग्रता उसका मुख्य लक्ष्य है। इसलिए एकांकी में स्थान, समय और घटना का संकलन त्रय अनिवार्य सा माना गया है। कहानी और गीत की तरह एकांकी की कला घनत्व या एकाग्रता और मितव्ययता की कला है एक चरमोत्कृष्ट हमें दिखाई देता है। लंबे भाषणों और विस्तृत व्याख्यानों की जगह उसमें संवाद लाघव होता है। बड़े नाटकों और एकांकी का जो गुणात्मक भेद इसी से स्पष्ट होता है कि नाटक के कलेवर को
काट छाँट कर एकांकी की रचना नहीं की जा सकती, जिस तरह एकांकी के कलेवर को खींच तान कर बड़े नाटक की रचना नहीं की जा सकती। संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार बड़े नाटक के कथानक के विकास की 5 स्थितियां मानी गई हैं: आरंभ, पर्यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। पश्चिम के नाट्यशास्त्र में भी इन्हीं से बहुत कुछ मिलती जुलती स्थितियों का उल्लेख है। आरंभ या भूमिका, चरित्रों और घटनाओं की घात परिघात या द्वंद्व से कथानक का चरमोत्कर्ष की ओर आरोह। चरमोत्कर्ष, अवरोह और अंत। पश्चिम के नाट्यशास्त्र में द्वंद्व पर बहुत बल दिया गया है। वस्तुतः नाटक द्वंद्व की कला है। कथा में चरित्रों और घटनाओं के क्रमिक विकास की जगह बड़े नाटक में कुछ चरित्रों के जीवन के द्वंद्वों को उद्घाटित कर कथानक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। एकांकी में इस चरमोत्कर्ष की धुरी केवल एक द्वंद्व होता है। अब देखिए कि जो बड़ा अंतर है, नाटक के कथानक में द्वंद्वों का विकास काफी धीमा हो सकता है, जिसमें सारी घटनाएं रंगमंच पर प्रस्तुत होती हैं, या उस घटना से कुछ ही पूर्व होता है जो बड़े वेग से द्वंद्व को चरमोत्कर्ष बना देती है। अक्सर यही चरमोत्कर्ष एकांकी का अंत होता है। यानी नाटक और एकांकी में यह स्पष्ट अंतर होता है। जीवन की समस्याओं के यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक चित्रण के अतिरिक्त रचना विधान की ये विशेषता आधुनिक एकांकी को संस्कृत और पश्चिमी नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूपों से अलग करती है। अक्सर अभिनय के लिए कहानियों के रूपांतर से ये भ्रम पैदा होता है कि एकांकी कहानी का अभिनय रूप है, तो छोटी है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई नाटक और एकांकी में वही अंतर है या वही भेद है जो उपन्यास और कहानी में होता है। तो यहाँ लेकिन रचना धर्मिता में घनत्व और मितव्ययता की आधारभूत समानता के बावजूद कहानी और एकांकी में शिल्पगत भेद होता है। रंगमंच की विषय वस्तु होने के कारण एकांकी में अभिनय और कथोपकथन का महत्व सबसे ज्यादा है। इन्हीं के माध्यम से एकांकी चरित्र चित्रण, कथानक और उसके द्वंद्व, वातावरण और घटनाओं के अनुबंध का निर्माण करता है। कहानी की तरह एकांकी वर्णन का आश्रय नहीं ले सकता। जैसे कहानी में वर्णन किया जा सकता है, लेकिन एकांकी वर्णन नहीं हो सकता। एकांकी में तो केवल अभिनय के माध्यम से या अभिनय की मुद्रा कहानी के लंबे वर्णन से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। कहानी में तो केवल वर्णन होता है, लेकिन एकांकी में अभिनय के माध्यम से उसका चित्रण होता है। इसलिए रंगमंच कहानी की सीमा और शक्ति दोनों है। इसकी पहचान न होने के कारण अनेक सफल कहानीकार असफल एकांकीकार रह जाते हैं। इस प्रकार इस विषय पर रोचक संभाषण या कथोपकथन को कहानी समझना भ्रम मात्र होगा। जीवन की यथार्थ घटना या कथानक, चरित्रों के द्वंद्व, संकलन त्रय इत्यादि के अभाव में संभाषण केवल संभाषण रह जाता है, उसे एकांकी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब देखिए, एकांकी की जो अद्भुत संभावनाओं के कारण आधुनिक काल में उसका विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। अब एकांकी के लिए रेडियो रूपक, जैसे आप आमतौर पर रेडियो के ऊपर सुनते हैं, संगीत तथा काव्य रूपक और मीनोलोग या स्वगत नाट्य, इन नई दिशाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। रेडियो के माध्यम से इन सब के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। रंगमंच सदैह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, भाई रंगमंच के ऊपर तो पूरे पात्रों का अभिनय होता है, जिसमें नायक और नायिकाएं होती हैं। उनके अभिनय और मुद्राओं के अभाव में रेडियो रूपक को शब्द और उसकी ध्वनि तथा चित्रात्मक शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ता है। तो ये अंतर है कि एक रंगमंच पर प्रस्तुत किया हुआ यानी दृश्य जो विधा है, और एक रेडियो के माध्यम से। मूर्त उपकरणों का अभाव रेडियो रूपक के लिए स्वतः बाधा ही नहीं, क्योंकि शब्द और ध्वनि को उनके मूर्त आधारों से पृथक कर नाटककार श्रोताओं के ध्यान को चरित्रों के आंतरिक द्वंद्व पर केंद्रित कर सकता है। रेडियो रूपक मुश्किल से 50 वर्ष पुराना रूप है। आरंभिक अवस्था में इसमें किसी कहानी को अनेक व्यक्तियों के स्वरों में प्रस्तुत किया जाता था।
और रंगमंच का भ्रम उत्पन्न करने के लिए पात्रों की आकृतियों, वेशभूषा, साज-सज्जा, रुचियों इत्यादि के विस्तृत वर्णन से यथार्थ वातावरण के निर्माण का प्रयत्न किया जाता था। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में रेडियो एकांकी के प्रयोगों ने उसके रूप को विकसित किया और निखारा। रेडियो के लिए कई प्रसिद्ध अमेरिकी और अंग्रेज कवियों ने काव्य रूपक लिखे। उनमें मैक्सिम स्टीफेन, विंस्टेंट बर्ले, कार्ल सैंडबर्ग, टाइमोर, ये कई बहुत से पश्चिमी विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। ये काफ़ी उल्लेखनीय रहे हैं। इन प्रयोगों से प्रेरणा ग्रहण कर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के एकांकीकारों ने भी रेडियो रूपक, गीति नाट्य और काव्य रूपक प्रस्तुत किए, पर इनमें अभी अनेक सी त्रुटियां हैं। इसके विकास की प्रक्रिया बाकी है और हम यहाँ कह सकते हैं कि एकांकी जो विधा है, इसकी जो आज हमने एकांकी का अर्थ और उसके रचना विधान पर विस्तार से चर्चा की। एकांकी आज एक बहुत ही प्रचलित विधा मानी जाती है और आमतौर पर जब हम देखते हैं कि कभी जैसे नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, छोटे-छोटे समस्याओं को, छोटी-छोटी विषयों को उठा करके और उसका मंचन किया जाता है, और यही जो काव्य रूप है, गीति रूप है और रेडियो रूप है कि इसके विस्तृत रचना विधान में आते हैं। इस तरह के ये प्रयोग किए जाते हैं। आज हमने एकांकी और उसके रचना विधान पर विस्तार से चर्चा की। आगे हम एकांकी की इतिहास पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।